चलिए असेसमेंट ऑफ एचयूएफ कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए एडजस्टमेंट अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जो हमने इंडिविजुअल पढ़ा है सेम वही चीज चलती है असेसमेंट ऑफ एचयूएफ के अंदर, ठीक है। पर इसकी कुछ बातें हमें समझना जरूरी है, तो वो हम समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली एचयूएफ क्या है, आपको पता है कि एचयूएफ सर एक अलग से सेपरेट एसएससी है जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। इसको जॉइंट फैमिली भी हम कह सकते हैं। जितने भी लोग एचयूएफ में जुड़े हुए रहते हैं उनको कहते हैं मेंबर ऑफ एचयूएफ, ठीक है। और जो सीनियर मेल मेंबर होता है उसे कहते हैं कर्ता, ठीक है। सीनियर मेल मेंबर होता है कर्ता और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो होते हैं मेंबर ऑफ एचयूएफ, ठीक है। ओके, अब देखिए एचयूएफ कितने मेंबर हैं वो एक अलग मैटर है। क्या एचयूएफ का हर मेंबर बंटवारा करवाने का राइट रखता है क्या घर का? बताइए, एचयूएफ के हर मेंबर के पास घर का बंटवारा का राइट है क्या? नहीं, हर मेंबर के पास घर का बंटवारा करवाने का राइट नहीं है। बंटवारा करवाने का राइट होता है बेटों के पास, बेटियों के पास। अब जैसे बहू के पास थोड़ी राइट, समझ गए? तो हर आदमी पार्टीशन डिमांड कर सके, तो जो पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं उन्हें कहते हैं को पार्सनर। उन्हें क्या कहते हैं? को पार्सनर। ओके, अब आइए आगे। सर यहाँ पे हिंदू वर्ड काम में लिया गया, तो इसका मतलब क्या मुस्लिम एचयूएफ नहीं बना सकते? बोलो हाँ या ना। क्या मुस्लिम एचयूएफ बना सकते हैं या नहीं? मुस्लिम कैन नॉट क्रिएट एचयूएफ, मुस्लिम एचयूएफ नहीं बना सकते। जैसे क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियंस भी नहीं बना सकते, क्रिश्चियंस भी नहीं बना सकते। तो मुस्लिम और क्रिश्चियंस होते हैं वो एचयूएफ नहीं बना सकते, उनको हिंदू की डेफिनेशन में नहीं रखा गया, ठीक है। इसके अलावा से सिख ये लोग बना सकते हैं, जैन सिख एचयूएफ बना सकते हैं, उन्हें कोई। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कि क्या फीमेल कर्ता हो सकती है? क्या एचयूएफ में कर्ता, जैसे अपन ने लिखा ना सीनियर मेल मेंबर, तो क्या फीमेल कर्ता हो सकती है? कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो, ठीक है। तो आंसर इज, बेसिकली आंसर इज नो, ठीक है। जो रूल्स लिखे गए हैं वहां के हिसाब से तो नो, बट एक कोर्ट केस हुआ है और कोर्ट केस में कहा है इफ नो मेल मेंबर एग्जिस्ट, अगर कोई मेल मेंबर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, देन फीमेल कैन बी कर्ता, ठीक है। अगर कोई मेल मेंबर ही मौजूद नहीं है तो फीमेल को कर्ता कहा जा सकता है। ओके, चलिए। नो मेल मेंबर मतलब, हाँ एज, कोई एज लिमिट नहीं है, एज लिमिट कोई नहीं, ठीक है। आइए अब आगे सुनिए सर,
कि एचयूएफ की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। एचयूएफ की इनकम निकालने का भी सेम वही तरीका है, आप हेड वाइज इनकम निकालेंगे। ठीक है, जिस जिस हेड में जो जो इनकम है वो यहाँ लिख देंगे, राइट। इसमें आप कर देंगे सर क्लबिंग, ठीक है, और इसमें आप कर देंगे सेट ऑफ। तो ये आपके पास आ जाएगी GTI, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, राइट। लेस कर देंगे सर इसमें से हम क्या, डिडक्शन 80C से यू या चैप्टर 6A बोल दो, तो ये आपके पास बच जाएगी टोटल इनकम। ठीक है, अब सवाल ये है कि इनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट क्या लगती है, एचयूएफ के ऊपर। तो स्लैब रेट लगती है जो इंडिविजुअल पे लगती है, सेम एज इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स। 60 साल से कम वाले जो सीनियर जो इंडिविजुअल है उनकी जो रेट है वही रेट एचयूएफ के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, राइट। ओके, अच्छा 115 बीएसी ले सकते हैं क्या, ये 115 बीएसी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना, यस। बाकी सारे प्रोविजन सेम रहेंगे जो बिलो 60 वाले इंडिविजुअल के लिए रहते हैं, वो सारे के सारे प्रोविजन एज इट इज इनके ऊपर भी लग जाएंगे। बोलिए क्लियर है यहां तक? तो कुछ है नया पढ़ने का? नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें नया पढ़ने का। ओके, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो। नहीं है, चलिए आगे सुनते। आगे बोला गया सर इसमें एक पॉइंट, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, घर का बंटवारा। ठीक है, अब अगर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए, तो फिर इनकम किसके हाथ में कैलकुलेट होती है। जैसे मान लीजिए घर के पास 4 असेट है, तो चारों चारों असेट से किराया आता है, रेंट आता है। ठीक है, चारों असेट और चारों चारों असेट से क्या आता है, रेंट आता है, राइट। तो सवाल ये आता है कि उस टाइम पे अगर पार्टीशन हो जाता है तो फिर इनकम कैलकुलेट कैसे होगी, समझे। तो यहाँ पे 2 वर्ड डिफाइन किए, एक कंप्लीट पार्टीशन और एक पार्शियल पार्टीशन। ठीक है, एक कंप्लीट पार्टीशन है और एक पार्शियल पार्टीशन है, राइट। ओके, देखिए कंप्लीट पार्टीशन तो समझ में आता है कि ऑल असेट बिटवीन ऑल मेंबर्स, राइट। एचयूएफ में जितने भी असेट है सारे मेंबर में बांट दो, किस्सा खत्म। ये बात तो समझ में आती है। पार्शियल पार्टीशन क्या है बताइए, पार्शियल पार्टीशन क्या है? बता सकता है कोई पार्शियल पार्टीशन क्या है? ओके, देखिए पार्शियल पार्टीशन 2 तरीके से हो सकता है। पहला, ठीक, पहला होता है सम मेंबर लेफ्ट, कोई आदमी छोड़ के चला गया,
मान लीजिए एचयूएफ में 6 लोग हैं, ठीक है, एक बंदा चला जाता है कि भैया मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसे हम पार्शियल पार्टीशन कहेंगे, कंप्लीट तो नहीं कह सकते। तो सम मेंबर लेफ्ट, तो उसे कहेंगे पार्शियल पार्टीशन। दूसरा पॉइंट, सम असेट डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ असेट का बंटवारा हो गया, पूरी असेट का बंटवारा नहीं हुआ। आपको कहा गया कि बहुत सारी असेट है, एक असेट को बांट लेते हैं सब लोग, तो सबने एक असेट को बांट लिया आपस में, तो वो भी पार्शियल पार्टीशन ही कहलाएगा। हाँ जी। अब इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं सर, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हम पार्शियल पार्टीशन को कंसीडर नहीं करते। पार्शियल पार्टीशन को हम कंसीडर नहीं करते, मतलब पार्शियल पार्टीशन की वजह से एचयूएफ के स्टेटस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम ये मानते हैं, ठीक है। एचयूएफ वैसे ही बना रहेगा, एचयूएफ पे कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, ऐसा थोड़ी एचयूएफ खत्म हो जाएगा, बताइए। पार्शियल पार्टीशन की वजह से एचयूएफ खत्म हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता, तो बना रहेगा। अच्छा, कंप्लीट पार्टीशन हुआ तो बताइए क्या एचयूएफ खत्म हो जाएगा? अगर कंप्लीट पार्टीशन हुआ तो क्या एचयूएफ खत्म हो जाएगा? यस सर। तो यहाँ पे कंप्लीट पार्टीशन का ट्रीटमेंट हमें समझना है, पार्शियल पार्टीशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं पढ़ना है। सुनिए, यहाँ पे जब पार्टीशन होगा, व्हेन पार्टीशन टेक प्लेस, तो असेसिंग ऑफिसर वेरीफाई करेगा इसको। क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर? वेरीफाई करेगा कि क्या वाकई में पार्टीशन हुआ है या आपने कोई फिक्टिटियस ट्रांजैक्शन तो शो नहीं किया है, ठीक है। हो सकता है आपने टैक्स बचाने के लिए ऐसा कुछ किया हो, तो वो पहले वेरीफाई करेगा कि क्या वाकई में घर का पार्टीशन हुआ है। अगर उसको ये लगता है कि यस वाकई में पार्टीशन हो गया है, तब तो वो आगे मूव करेगा। और लगता है कि नो, पार्टीशन सिर्फ दिखावे के लिए हुआ है, एक्चुअल में पार्टीशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो अलग होगा। क्या सर, अगर उसको लगता है कि पार्टीशन सही में हुआ ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? कंटिन्यू टू टैक्स इनकम इन हैंड्स ऑफ एचयूएफ। बताइए, अगर उसको लगता है कि बंटवारा हुआ ही नहीं है, तो जो इनकम एचयूएफ की पहले से हो रही थी उसे अभी भी एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल करता रहेगा। समझ गए? हाँ जी। अब उसे लगता है कि नहीं सर बंटवारा हो गया है, सही है, बंटवारा वाकई में हो गया है, तो क्या होगा? बताइए, तो क्या होगा? अगर लगता है कि शायद वाकई में बंटवारा हो गया है तो क्या होगा? तो बोला गया कि अप टू डेट ऑफ पार्टीशन, क्या बोला गया? अप टू डेट ऑफ पार्टीशन, जिस तारीख को पार्टीशन हुआ, ठीक है, उस डेट तक की इनकम तो किसके हैंड में आ जाएगी? बताइए, एचयूएफ के हैंड में आ जाएगी। और आफ्टर पार्टीशन इनकम किसके हैंड में आ जाएगी? मेंबर्स के हैंड में आ जाएगी। बस, दैट्स इट। बोलिए, क्लियर है? सर एक क्वेश्चन था, बोलो। जैसे है ना कोई एचयूएफ है, उनके पास एक ही रेजिडेंशियल हाउस क्या है ना, रेजिडेंशियल हाउस एक ही है, और पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन में बाकी की एसेट्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन है ना वो रेजिडेंशियल हाउस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो उसका उस केस में तो वो पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आएगा ना फिर? नहीं नहीं नहीं, देखिए इसमें क्या होता है, कंप्लीट पार्टीशन हो जाता है, पर कई एसेट एक बार ऐसी रह जाती है जिनका बंटवारा नहीं हो सकता, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? इम्पार्टेबल एसेट। ओके।
ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पार्टिबल एसेट। अब कहते हैं कि भैया इसका बंटवारा हो नहीं सकता, जैसे मान लीजिए कोई हेरिटेज हवेली है, हेरिटेज हवेली है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है कि आप इसको बेच नहीं सकते, अब बेच नहीं सकते तो बंटवारा भी नहीं हो सकता, समझ गए, तो बेच के तो पैसा बांट नहीं सकते। तो ये इस केस में जो होल्डर होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए हवेली को किराए पे दे रखा है, ठीक है, तो जो होल्डर ऑफ असेट है, बंटवारा नहीं हो सकता, तो वो असेट कोई ना कोई किसी न किसी एक बंदे के हाथ में होगी। हाँ, किसी ना किसी के नाम पे तो होगी वो ऐसे। उसे हम क्या बोल देंगे, इम्पार्टिबल असेट बोल देंगे, और होल्डर ऑफ असेट जो होगा वो उस पर टैक्स पे करेगा। पर ये कंप्लीट में ही आएगा, ये पार्शियल में नहीं आएगा। ओके सर। और बोलिए। कोई और है डाउट किसी के मन में? एनीबॉडी एल्स? कोई डाउट नहीं है? मैं पूछूं कुछ आपसे, बता दोगे? चलो पूछते हैं, अंशु से पूछते हैं सबसे पहले। अंशु, जो कल हमने नई स्लेब पढ़ी थी, है ना, नई वाली स्लेब पढ़ी थी, क्या वो स्लेब ले सकता है एचयूएफ? जो हमने, अंशु जवाब देगी सिर्फ, जो हमने कल नई स्लेब पढ़ी थी ना, वो ये एचयूएफ ले सकता है क्या? यस सर, ले सकता है। ले सकता है। और अगले साल वो चाहे कि मैं चेंज करूं ऑप्शन, वापस इसी स्कीम में आ जाऊं, तो आ सकते हैं? यस सर, अगर बीएनपी इनकम अगर उसकी नहीं है तो आ सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, आ गया ये सर। नेक्स्ट वन इज हितारसी। ठीक है, हितारसी बताएंगे कि अगर मैं अपने फादर के एचयूएफ में हूँ, ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन है कि अभी जब पहले अभी आप सब लोग जो हो अपने फादर के एचयूएफ में हो, क्या आप अपनी नई एचयूएफ बना सकते हैं? बोलिए, आप में से कोई भी लड़का या लड़की क्या अपनी नई एचयूएफ बना सकते हैं? हितारसी, हितारसी कह रहे हैं नहीं बना सकते। किस कंडीशन में नई एचयूएफ बना सकते हैं, ऐसा बता सकता है कोई? कोई भी? अच्छा जी, किस कंडीशन में नई एचयूएफ बना सकते हैं? कोई भी? नहीं? चलिए,
शादी के बाद आप बना सकते हैं जब कोई मेल मेंबर ना हो, जब कोई मेल मेंबर ना हो, नहीं 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 नहीं, वो तो फीमेल कर्ता वाली बात होगी जब कोई मेल मेंबर ना हो। सजेशन कैन क्रिएट एन न्यू अचीव विद 3 चिल्ड्रन एंड वाइफ। हाँ, जब आप जो एक मेल मेंबर है वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ नई अचीव क्रिएट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। मेंबर ऑफ एचयूएफ कैसे बनते हैं, मैं जो पूछूंगा वो जवाब देगा। एचयूएफ का मेंबर कैसे बनते हैं? विकास, विकास, एचयूएफ का मेंबर कैसे बनते हैं? अगर आप किसी एचयूएफ का मेंबर बनना चाहें तो बन सकते हैं क्या? जी विकास, अगर आप किसी एचयूएफ का मेंबर बनना चाहें तो बन सकते हैं क्या? ठीक है, जैसे विकास अपने अंकल की एचयूएफ में जुड़ना चाहता है, जुड़ सकते हैं क्या? सर हिंदू फैमिली में बर्थ लेना है, अरे ये नहीं पूछ रहा, वो तो है ही, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। ले सकता है, ठीक है। अच्छा, विकास अपने दोस्त की एचयूएफ में मेंबर बनना चाहते हैं, बन सकते हैं क्या? नहीं, तो मेंबरशिप सिर्फ बर्थ से ही मिल सकती है, जन्म से ही मिल सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं ना कि आपने, अगर आपकी एचयूएफ अलग है, आपके फादर की एचयूएफ अलग है और आपके अंकल की एचयूएफ अलग है, तो आप उसमें नहीं जा सकते, समझ गए? तो आप उसमें नहीं जा सकते हैं। अगर पहले से ही कॉमन एचयूएफ आ रही है, दादाजी की एचयूएफ है, उसमें सारे मेंबर हो सकते हैं, समझ गए? ये कोई पार्टनरशिप नहीं है कि आप किसी के साथ भी जुड़ जाइए, ये जन्म से ही होगी, जिस फैमिली में आप जन्म लेंगे उसके आप ऑटोमेटिक मेंबर बन जाएंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत आपको नहीं। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी के तो पूछ लो। नहीं है? ओके, असेसमेंट ऑफ एओपी, असेसमेंट ऑफ एओपी। देखिए, एओपी का असेसमेंट फाइनल के सिलेबस में नहीं दे रखा है, ठीक है, और आने के चांसेस भी नहीं है, इसलिए मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, राइट। एओपी का असेसमेंट फाइनल के बुक में नहीं है और आता भी नहीं है, फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, राइट। तो फटाफट देख लीजिए किस किस को आता है एओपी का असेसमेंट, किस किस को आता है। हाँ जी, किस किस को आता है? हम्म, और फटाफट बोल दो किस किस को आता है, किसको नहीं आता है। फटाफट बोल दो भाई, बाकी लोग का क्या है? सबके आंसर नहीं आता सर, सबके आंसर नहीं आता, जबकि इंटर के सिलेबस में था, इंटर के सिलेबस में किया हुआ है, 3 क्वेश्चन भी थे इंटर के सिलेबस में, वो 3 क्वेश्चन भी किए हुए हैं, फिर भी नहीं आता। सब होम बेस्ड वाले तो नहीं है यहाँ पे।
सारे होम बेस्ड वाले तो नहीं है? अब तो मुझे डर लगता है, मुझे ये डाउट हो रहा है। कोई भी चैप्टर पूछ लो, ये अरे सर नहीं आता, ये पूछ लो सर नहीं आता। यही है नहीं आता, जो पूछो ना वही बोला सर यही नहीं आता, वो तो सब आता है। और इस बार गवर्नमेंट ने भी आपका साथ दे दिया, गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि भैया 12th वाले ऐसे ही पास। अब वो 12th वाले जब बीकॉम में जाएंगे ना तो बीकॉम वाला टीचर पूछेगा अकाउंट्स आता है, बोलेंगे नहीं सर नहीं आता। अकाउंटिंग एंट्री आती है, बोले सर नहीं आती। पी&एल बनाना आता है, बोलेगा सर नहीं आता। मतलब बीकॉम फर्स्ट ईयर और फाउंडेशन पढ़ाने वाले को इस बार 12th भी पढ़ानी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, क्या है जीवन। अच्छा अरे खुद का देखो नालायको, उनका देख रहे हो बताओ। अपन ने जब बीएनपी चैप्टर से स्टार्ट किया था ना, बीएनपी पूछा था बीएनपी आता है, नहीं सर नहीं आता। कैपिटल गेन आता है, नहीं सर नहीं आता। अदर सोर्स, नहीं सर नहीं आता। और यही नहीं आता ऊपर से ये, और हर चैप्टर के अंदर सर यही नहीं आता, ये इंटर में ढंग से नहीं पढ़ा था, बाकी तो आता है। चलिए भाई कोई ना, सुनिए एओपी की इनकम के लिए फटाफट सुनिए, क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है? क्या है सुन लीजिए। ठीक है सर, हम इनकम निकालेंगे। सैलरी इनकम होती है क्या? एओपी की सैलरी इनकम होती है क्या, बताइए? एओपी की सैलरी इनकम होती है क्या? सोचो, एओपी की सैलरी इनकम होती है क्या? नहीं होती। ठीक है, एओपी में कोई क्लबिंग पढ़ा है? एओपी के लिए क्लबिंग प्रोविजन पढ़े हैं क्या? नहीं। चलिए, तो 4 हेड की इनकम सैलरी होती नहीं है, तो 4 हेड की इनकम निकालेंगे। तो लॉस है तो सेट ऑफ कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, राइट? ठीक है, इसमें से सर दे देंगे हम डिडक्शंस, तो डिडक्शन देने के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल इनकम, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, नियरेस्ट 10 रुपीज में, जो कॉमन पॉइंट है आपको बताया हुआ। अब सर टैक्स की बात आती है, तो यहाँ पे हम टैक्स लगाएंगे एओपी के ऊपर स्पेशल रेट्स। स्पेशल रेट का मतलब वही एलटीसीजी, एसटीसीजी, 111A, 112A और कैजुअल इनकम, राइट? ओके, नेक्स्ट वन इज नॉर्मल रेट। अब यहाँ की नॉर्मल रेट बड़ी खतरनाक है, एओपी की नॉर्मल रेट बहुत खतरनाक है। 2 तरीके की नॉर्मल रेट लगेगी, या तो स्लेव रेट, या तो स्लेव रेट लगेगी। कौन सी स्लेव रेट लगेगी? बिलो 60 ईयर वाली, या तो स्लेव रेट लगेगी कौन सी? बिलो 60 ईयर वाली, ठीक है? और या फिर लगेगी MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ठीक है? स्लेव रेट बिलो 60 तो हमें पता है सर क्या होती है। ये MMR क्या होती है, बता सकते हैं कोई? कितनी होती है MMR, तो बता सकते हैं? 42.7%, 74% होती है। और कोई? मैसेज कर दो ना, लाइक हो मैसेज कर दो। 42,
42.744%, राइट? अच्छा, फॉरेन कंपनी के केस में रेट होती है 41.8, हाँ सॉरी 41.6 होती है, ध्यान रहे। पर ध्यान से सुनिए, पर 41.6 से ज्यादा है ये रेट, ज्यादा है ना, तो उसके लिए भी फिर यही रेट अप्लीकेबल हो जाती है, उसके लिए भी एमएमआर यही हो जाती है, समझ गए? पहले क्या होता था, एमएमआर अलग थी 35 पॉइंट समथिंग की, तो इसलिए फॉरेन कंपनी के लिए अलग से टैक्स लगता था। बट जब से ये एमएमआर चेंज हुई है, ज्यादा हो गई, तो फॉरेन कंपनी के हिस्से के लिए भी टैक्स यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, बताइए स्लैब रेट नॉर्मल रेट बात समझ में आ गई? स्लैब रेट और नॉर्मल रेट की बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब सर कब हमें स्लैब रेट लगानी है और कब नॉर्मल रेट लगानी है, ये और बता दो बस। कब हमें स्लैब रेट लगानी है और कब नॉर्मल रेट लगानी है, ये और बता दो, तो किस्सा खत्म। 41.6 इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट तो नहीं बोल सकते, बट ठीक है, हमारे कैलकुलेशन में कहीं काम नहीं आएगी, हमारे कैलकुलेशन में काम नहीं आएगी। ओके, चलिए, तो सर यहाँ पे टैक्स रेट डिसाइड करने के लिए आपको क्या देखना होता है? शेयर ऑफ मेंबर, शेयर ऑफ मेंबर नो, क्या हमें मेंबर का शेयर पता है और नहीं पता है? ठीक है, क्या हमें मेंबर का शेयर पता है? एओपी के जो मेंबर्स हैं, क्या हमें उनका शेयर पता है? अगर हाँ तो क्या, और नहीं है तो क्या? अगर आपको मेंबर का शेयर नहीं पता तो आप एओपी के ऊपर क्या रेट लगा देंगे? एमएमआर लगा देंगे। अगर आपको एओपी के मेंबर का हिस्सा नहीं पता, किसका कितना हिस्सा है ये बात नहीं पता, तो आप एओपी के ऊपर सीधी क्या रेट लगा देंगे? एमएमआर लगा देंगे। ओके, और अगर हिस्सा पता है कि बराबर बराबर है ना, 60-40 रेशियो है, जो भी रेशियो है पता है आपको, तो इन दैट केस आपको देखना पड़ेगा none of member have income exceeding basic exemption limit। किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है। क्या सिचुएशन है पहली, कि किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है। अब ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है भैया, पता है किसी को? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? एनीवन? बिलो 60 ईयर क्या होता है? वो तो स्लेब रेट होती है, वो कोई बेसिक लिमिट थोड़ी होती है। आपसे पूछा जा रहा है बेसिक लिमिट क्या है, आप कहने से बिलो 60 ईयर्स ऐसे लिख दोगे ना कहीं फिल इन द ब्लैंक में, तो वो 0। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? देखिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ठीक है, इनके केस में, ये अगर आपके मेंबर है तो इन केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आप लेंगे 2.5 लाख रुपए, ठीक है, या 3 लाख रुपए, या 5 लाख रुपए। बिलो 60 क्या होती है? बिलो 60 लिखना गलत है। 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। अगर मेंबर की उम्र 60 साल से कम है तो बेसिक लिमिट 2.5 लाख है। अगर मेंबर की इनकम जो उम्र है, सॉरी, 60 साल या उससे ज्यादा है तो 3 लाख है, और मेंबर की उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है तो 5 लाख है। ये तो डिपेंड करेगा ना उस पर, ठीक है। उसके अलावा आए फर्म और कंपनी। बताइए, फर्म और कंपनी के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? फर्म और कंपनी के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है भाई? बोलो कितनी है? नील, 0। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 0 है।
ठीक है, मतलब इनकी 1 भी रुपए की अगर इनकम हुई तो आप क्या कहेंगे, इनकी इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा है। समझ गए, इनके लिए कोई अमाउंट फ्री नहीं है, तो 1 भी रुपए की इनकम हुई तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा नहीं। समझ गए? ओके, तो सर नन ऑफ द मेंबर हैव इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो इस केस के अंदर एओपी के ऊपर क्या रेट लगेगी, स्लेब रेट लगेगी। एओपी के ऊपर क्या रेट लगेगी, स्लेब। सर स्लेब तो, अरे कहाँ जा रहे हो, चीज समझो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले ये तो समझो हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्डिंग तो समझो। वर्डिंग तो समझो भाई। हम पढ़ रहे हैं मेंबर की इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसमें इस बात का कोई रोल है क्या कि एओपी के ऊपर तो सर 60 से कम वाली स्लेब रेट लगती है। बताइए, आपको मैं अगर पूछूं कि मेंबर की इनकम इतनी नहीं होनी चाहिए, तो क्या इससे ये मतलब निकलेगा कि एओपी के ऊपर बिलो 60 वाली रेट लगती है? दोनों बातें अलग अलग है, दोनों बातें तो अलग अलग है ना, मेंबर अलग है, एओपी अलग है। हमने पूछा क्या मेंबर की इनकम है, तो मेंबर के लिए भी एओपी। आई बात समझ में, मिक्स मत करो। ठीक है, एक क्वेश्चन आया सीए फाइनल के अंदर, है ना, सीए फाइनल के अंदर एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, ऐसे चल रहा था, मिस्टर एक्स हैव दिस इनकम, ऐसे चल रहा था पूरा ना, पैराग्राफ चल रहा था। बीच में उन्होंने लिखा मिसिज एक्स हैव दिस इनकम, ऐसे लिख दिया, ये पूरा क्वेश्चन बन गया। अब अपनी तो आदत है कि हम तो पहले वो एसएससी का नाम पढ़ते हैं एक बार खाली, उसके बाद एसएससी के नाम पे ध्यान ही नहीं देते, सारी इनकम देखते हैं बस, ये आया लिख दो, ये आया लिख दो, ये आया लिख दो। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया, क्योंकि दोबारा किसी ने पढ़ाई नहीं थी, ये इनकम मिस्टर की नहीं मिसेस की है। समझ गए, सीए का एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा हाई है कंपेयर टू सीएम। सीए के एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा हाई है कंपेयर टू सीएम। कैसे, पंकज समझाएंगे कैसे। पंकज कह रहे हैं सर इफ वन मेंबर हैव मोर देन बेसिक एग्जाम्शन लिमिट देन, अरे तो वो तो अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ाई नहीं है, कहाँ चले जाते हो। नन ऑफ द मेंबर हैव इनकम एक्सीडिंग बेसिक लिमिट, किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा नहीं है, और हमें मेंबर का शेयर भी पता है, तो क्या हो गया भाई, स्लैब रेट। अब आगे लिखते हैं सर, एनी मेंबर हैव इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, कि मेंबर सर एओपी के जितने भी हैं उनमें से एक भी मेंबर की इनकम अगर एक्सीड कर जाती है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये लो जी, एमएमआर लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, एमएमआर लगेगा। मैं फिर बता दूं, आप दोनों चीजों को मिक्स मत कर देना। मेंबर अपनी जगह है, मेंबर की अपनी कैपेसिटी है, मेंबर अपना टैक्स भर रहा है। मेंबर इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट से भरेगा, मेंबर कंपनी है तो कंपनी की रेट से भरेगी, मेंबर फर्म है तो फर्म की रेट से भरेगा, मेंबर अपना टैक्स भरेगा, एओपी अपना टैक्स भरेगा। बस मेंबर के बेस पे एओपी की रेट डिसाइड हो रही है, बस, इसके अलावा दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? आप बार बार में ये चले जाओगे सर ये तो सीनियर सिटीजन है, तो इस पे सीनियर वाली क्यों नहीं लग रही, ठीक है, ये तो सुपर सीनियर है, इस पे सुपर सीनियर क्यों नहीं लग रहा, ठीक है, नो, इसकी रेट अपने अपने आप की है। इसके लिए बस हमें इतना देखना है कि इसके किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा नहीं हो और हमें मेंबर का शेयर पता हो, तो हम बिलो 60 वाली स्लेब रेट लगा देंगे। हाँ जी, क्लियर है? एओपी की रेट डिसाइड करना क्लियर है क्या? सर ये हमेशा बिलो 60 नहीं हो सकता ना, लेकिन क्यों?
सर हम लोग 2.5 लाख जैसे बेसिक एग्जामिशन, इसमें किसी भी मेंबर की एज ज्यादा होती है तो बिलो 60 ही लेंगे फिर भी स्लैब रेट। अरे यही तो बताया, मेंबर अलग है अभी, जैसे यही तो बता रहा हूँ, मेंबर अलग है। अगर मेंबर की एज बढ़ी तो उससे ईओपी को क्या फर्क पड़ेगा, ये बताओ। ओके सर। मेंबर सीनियर हो गया, मान लो आज मेंबर सीनियर है या नहीं है, उससे एओपी को क्या फर्क पड़ रहा है, एओपी के लिए तो रेट ही लगती है। सर इसमें वो फॉरेन कंपनी वाला क्या पॉइंट था? मान लो एक मेंबर फॉरेन कंपनी है, या आपने एक पॉइंट बताया ना, वो नहीं समझ आया फॉरेन कंपनी वाला। कोई नहीं है पॉइंट, कुछ नहीं है, आप तो भूल जाओ, बस मैंने वो बताई है कि पहले ऐसे हुआ करता था, अब नहीं होता वैसे, तो अभी सर कुछ नहीं ये है। शेयर ऑफ मेंबर इज नोन एंड नॉट नोन, सर जब मैं एओपी फॉर्म कर रहा हूँ तो मतलब क्या है? मैंने पढ़ा नहीं कभी ये एओपी, इसलिए मुझे समझ नहीं है शेयर ऑफ मेंबर इज नोन एंड नॉट नोन क्या है यहाँ पे। आपको मैं ये कहूँ कि एक एओपी में 4 मेंबर है और इनकम दे दूं, क्या आपको पता है वो चारों मेंबर किस हिस्से में मेंबर है? हाँ जी, तो जब फॉर्म की होगी कुछ डिसाइड किया होगा उन्होंने सर किसी पेपर पे? पे मत जाओ, किया होगा उससे हमें क्या मतलब, तुम्हें पता है क्या? नहीं। बस वो हो गया नॉट नोन। और तुम्हें कहा गया है एक यूपी में 4 मेंबर है, 4 इक्वल मेंबर है, बताओ अब पता है तुम्हें? हाँ यह है सत्य मतलब। ठीक है सर। ऐसा नहीं कि मैं जूम कर लूंगा सर 4 है तो बराबर ही होंगे, वो नहीं करना है। हमें दे रखा है या नहीं दे रखा, हमारे लिए वो मैटर है। अब डिस्क्लोज कर रखा है या नहीं कर रखा। और बोलिए, और कोई डाउट? चलिए, एक एओपी है, इसके मेंबर देखिए, मिस्टर ए, मिस्टर एक्स और ए बी सी, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। तीनों इक्वल मेंबर है, तीनों क्या है, इक्वल मेंबर, राइट। ओके, मिस्टर ए की उम्र है 59 ईयर्स और इनकी इनकम है 2,40,000। मिस्टर एक्स की उम्र है 68 ईयर्स और इनकी इनकम है अदर इनकम, मतलब एओपी से हटा के इनकम। एओपी से हटा के इनकी इनकम है सर 3,40,000 ले लो। और फर्म है, फर्म की इनकम है 1,20,000। बताइए क्या रेट लगेगी, मैसेज में बताएगा, कोई भी ऑडियो नहीं बोलेगा। एओपी पे क्या रेट लगेगी? एओपी पे कौन सी टैक्स रेट लगेगी? जल्दी जल्दी रिप्लाई दे दो। नेवी 2.5 लाख, मतलब नेवी ने लिखा है 2.5 लाख, इसका मतलब मैंने बोला कि एओपी पे क्या रेट लगेगी, मैंने बोला एओपी पे क्या रेट लगेगी। शुभम, अरे कौन सी दुनिया में है शुभम, कह रहे सर मिस्टर ए पे स्लेब रेट लगेगी। अरे हद है यार, पूछा ये इसीलिए होता है कि सर मैं पूरा पेपर करके आया था, मेरे नंबर नहीं आए, एग्जामिनर ने काट लिए। पूछते कुछ है, बताते कुछ।
और कोई बताना चाह रहा है एओपी पे क्या टैक्स रेट लगेगी? नहीं, चलिए सभी का आंसर सही है, बिल्कुल सबका आंसर सही है, जिन जिन ने बताया उन सबका आंसर सही है। क्वेश्चन चेंज करते हैं, एक मेंबर हटा देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 88। यस, बताएं अब क्या रेट लगेगी एओपी के ऊपर? एओपी पे क्या रेट लगेगी अब? शेफाली गलत है आपका आंसर, और बोलिए। जल्दी जल्दी बोल दो, और किसी को बताना है तो बोल दो। साकार, अंशु, सिद्धि, पंकज, समृद्धि, नेवी सही है। इन सबकी आंसर सही है। शेफाली आपका आंसर गलत है बेटा, चेंज कर लो। सर इसमें इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रही है ना? इसकी मिस्टर एक्स की कितनी होती है बेसिक लिमिट मिस्टर एक्स की? सर हम इसमें इंडिविजुअल देखेंगे क्या? सुपर सीनियर सिटीजन में कितनी होती है लिमिट? अभी ये यहाँ सर पे सुपर सीनियर हो गया तो इसमें अभी यहाँ पे क्या लिखवाया था देखो। यस सर यही पूछ रही हूँ मैं, इंडिविजुअल देखेंगे ना फिर इसमें। तो बेटा मेंबर देखना है, मेंबर। जब मेंबर देखो तब एओपी भूल जाओ, जब एओपी देखो तब मेंबर भूल जाओ। दोनों को मिक्स मत करो, मैं फिर कह रहा हूँ मिक्स मत करो। आपको क्या पूछा? अच्छा एक बात बताओ, आपके घर पे कोई ऑफिसर आता है, एक बार ध्यान से सुनना, आपके घर पे कोई ऑफिसर आता है और ऑफिसर आके बोलता है कि भैया आपकी पूरे फैमिली के ऊपर या तो पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है, या तो पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी। हमने कहा सर कैसे पता चलेगा पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी? तो उन्होंने कहा उसके लिए हम हर मेंबर को चेक करेंगे, अगर एक भी मेंबर डिफॉल्टर निकला, ठीक है, हम हर मेंबर की क्राइटेरिया चेक करेंगे और एक भी मेंबर डिफॉल्ट निकला तो आपकी फैमिली के ऊपर पेनल्टी लगेगी। बात समझ में आती है? ठीक है, जैसे मान लो कोविड चल रहा है अभी, है ना, कोविड चल रहा है। अब कोविड चल रहा है तो उन्होंने क्या कहा कि हमने मना किया था। मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। आपके घर में एक छोटा सा फंक्शन चल रहा है, पुलिस वाले प्रशासन वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सर हमने मना किया था कि आप अभी कोई फंक्शन अपने घर नहीं रख सकते, आपने फंक्शन क्यों रखा? ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, हम सब मेंबर को चेक करेंगे, अगर एक भी मेंबर के फीवर मिला, हमें टेम्परेचर ज्यादा मिला, तो हम आपकी पूरी फैमिली के ऊपर पेनल्टी इंपोज करेंगे। ये बात समझ में आती है? समझ में आती है ये बात? ठीक है, अब जब वो मेंबर को चेक कर रहे हैं तो क्या उससे फैमिली के रूम टेम्परेचर का, घर के टेम्परेचर का कोई लेना देना है? बताइए, नहीं है। साथ ही साथ जिस मेंबर का टेम्परेचर ज्यादा आएगा, मान लीजिए किसी एक बंदे के 102 डिग्री बुखार आ जाता है, क्या उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी? क्या उस बंदे के ऊपर पेनल्टी लगेगी?
बताइए, अगर उनमें से एक मेंबर की फीवर आ जाता है 102, तो क्या उस मेंबर के ऊपर पेनल्टी लगेगी? बोलो भाई, जल्दी बोलो। अरे नहीं लगेगी। क्यों लगेगी? कंडीशन क्या थी कि अगर एक भी मेंबर का टेम्परेचर ज्यादा आया तो पूरी फैमिली पे पेनल्टी लगाएंगे। मेंबर की तो बात ही नहीं थी पेनल्टी की, मेंबर पे थोड़ी लगेगी। इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो? चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। आप गाड़ी में जा रहे हैं, 7 सीटर गाड़ी, बड़ी गाड़ी 7 सीटर, राइट? ओके, आप 7 सीटर गाड़ी में जा रहे हैं और 7 लोग उसमें बैठे हैं। अब उनमें से एक बंदा ड्रिंक कर रहा है, दारू पी रहा है। चालान किसका कटेगा? बंदे का कटेगा या गाड़ी का कटेगा? अगर किस बात का कि पब्लिक प्लेस पे दारू नहीं पी सकते, इस बात का, और वो पी रहे हैं, तो गाड़ी का चालान कटेगा या बंदे का कटेगा? तो सिंपल सी बात है। अगर मेंबर देखेंगे किसको? अच्छा, देखेंगे किसको? गाड़ी को, कि गाड़ी ने पी रखी नहीं पी रखी? ऐसा थोड़ी देखेंगे गाड़ी के टैंकर में तो कहीं दारू नहीं है। तो सेम चीज है, देखना मेंबर को है, ट्रीटमेंट किसका करना है? एओपी का करना है। देखना मेंबर को है, ट्रीटमेंट एओपी का करना है। तो बार बार में एओपी मेंबर की इनकम पे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा उस पर मत जाओ। सिर्फ इतना देखो, भैया तू कौन है? बोलेगा 60 साल से कम हूं। तो तेरी बेसिक लिमिट 2.5 लाख है, उससे ज्यादा इनकम है या नहीं है? बोलेगा नहीं है, तो चल भाग यहाँ से। ठीक है। कितने साल का है? 88 ईयर्स का। तो तेरी स्लेव रेट क्या है? 5 लाख तक है। 5 लाख से ऊपर इनकम है? बोलेगा नहीं है, नहीं है तो जाओ यहाँ से। तो उसके हिसाब से हमें एओपी देखना है, उसका टैक्सेशन थोड़ी करना है, और ना ही एओपी वाली स्लेब को वहां पुट करना है। बोलिए, आई बात समझ में? कोई डाउट है किसी के? सर इस जो आपने एग्जांपल दी थी उसमें दोनों मेंबर मान लो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है, बट फर्म जो है उसकी 1 रुपए की भी इनकम है, तो फर्म टोटल कौन है? एओपी पे फर्म कौन एनएमआर है? फर्म मेंबर है या नहीं है? है फर्म फर्म मेंबर है तो 2 क्या 3 हो गए फिर मेंबर। फर्म भी। हाँ मतलब वो दोनों तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में आ गए, एज आप कैसे भी ले लो, ठीक है सर। फर्म की 1 रुपए की अब इनकम आ गई, 1 रुपए की भी बोल रहा हूँ, तो 1 इस रुपए पे की। एनएमआर लगेगा। तुम बताओ, एओपी की किसी मेंबर की इनकम है, तुमसे पूछा जाएगा तो फिर लगेगी। ठीक है सर, हो गया अभी सर, तो चोरी है ना, क्लियर 1 हो रुपए गया। की और चाहे 10 लाख की, उससे क्या फर्क पड़ता है? और बोलिए, और कोई डाउट किसी के मन में? एनीबडी? नहीं है? कुछ लोगों के तो इसलिए नहीं कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, डाउट का मौका ही नहीं देते हम डाउट होने का। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम डाउट होने को मौका ही नहीं देते, हम पढ़ते ही नहीं है। एक आदमी ने कहा कि मैं आज तक कोई भी शर्त नहीं आ रहा। बताओ, एक बंदे ने कहा कि मैं आज तक कोई भी शर्त नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा बताओ? लगा ही नहीं। तो इसमें टैलेंट है क्या उसका? आप कहोगे सर मैं रेस में फर्स्ट आया था, कितने लोग भागे थे? मैं अकेला ही भागा था। नेक्स्ट आइए सर, सेक्शन 40BA। ठीक है, बस इस चैप्टर में यही बचा है तो मैं करवा देता हूं इसको, है ना।
इस चैप्टर में सिर्फ एक ही पॉइंट बचा है, तो मैं ये करवा देता हूँ आपको, सुन लीजिए। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर रेमुनेशन देने के लिए पार्टनर्स को हमने क्या पढ़ा हुआ है सर? हमने 40B सेक्शन पढ़ा है क्या? बोलिए। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर को रेमुनेशन देने के रिगार्डिंग हमने सेक्शन 40B पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? बोलो जल्दी। पढ़ा है सर। तो वैसा ही सेम सेक्शन सर हमारे पास है यहाँ पे 40BA, जो क्या कहता है? एनी सैलरी, बोनस, कमीशन paid to member of AOP is fully disallowed. Any salary, bonus, commission paid to the member of AOP is fully disallowed. ओके, तो आप वहां पे तो लिमिट थी कि सर बुक प्रॉफिट निकालेंगे, बुक प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, उसके हिसाब से हम अलाउड डिसअलाउड करेंगे। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, टोटली डिसअलाउड, टोटली डिसअलाउड। कितना भी सैलरी हो, चाहे 1 रुपए का भी सैलरी हो, डिसअलाउड। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? बोलिए। अगर एओपी अपने मेंबर को कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन देती है, दैट इज टोटली डिसअलाउड। बोलो, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो भैया, पूछ लो। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आता नहीं। मुझे कभी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि बच्चे को कोई चीज नहीं आती, तभी उसने कोचिंग ज्वाइन की। इंटर में पढ़ा हुआ आपको नहीं आता, ठीक है, वो थोड़ी आपकी कमी है, पर फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे प्रॉब्लम इस बात से होती है कि नहीं आने के बावजूद आप पूछते नहीं है, इधर आती भी नहीं और हम पूछेंगे भी नहीं, वो सबसे गलत बात है। ओके, चलिए सुनिए आगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डिसअलाउड। आगे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, नेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये पॉइंट यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखने वाला है, ठीक है, नेट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एओपी के मेंबर है सर 2 लोग। एओपी के मेंबर कौन है सर? 2 लोग, ए एंड बी। इनको 15% की रेट से इंटरेस्ट दिया गया, 15,000 रुपए का, और इनको 15% की रेट से इंटरेस्ट दिया गया 30,000 रुपए का। तो बताइए कितना अलाउ होगा एओपी को और कितना डिसअलाउ होगा? बोलिए, कितना अलाउ, कितना डिसअलाउ? Recording in progress. एक एओपी के 2 मेंबर, दोनों मेंबर को हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखा है, और क्या लिखेंगे? लो बस। बोलिए, कितना डिसअलाउड? फटाफट जवाब देते रहो। चलिए, सबका सही है जवाब। जिन जिन ने जवाब दिया सबका जवाब सही है, ठीक है। आगे आ जाइए सर। इसी में मैं जोड़ देता हूं सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया हमने उनसे। क्या लिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया हमने उनसे। कितना लिया? इनसे लिया सर 18,000 रुपए,
और इनसे लिया सर 22,000 रुपये। अब बोलो अब कितना डिसअलाउड? बोलिए। पंकज गलत है आपका, नीवी गलत है, तुषार गलत है, साकार गलत है, समृद्धि भी गलत है, और बोलिए अंशु। अंशु कह रहे हैं बी का सही है अंशु का, ए का पता नहीं, ए का आंसर दिया नहीं उन्होंने। तुषार गलत गलत है, अंशु का जवाब सही है, हितार्शी गलत है, विकास का सही है, निवी का सही है, पंकज का बी पार्ट सही है, शेफाली गलत है, अब देखो। अच्छा एक बात बताओ, कुछ लोगों ने अपना आंसर चेंज किया, क्यों चेंज किया आपने मुझे बताओ, पहले रीजन बता सकते हैं क्यों किया? कुछ लोगों ने अपना आंसर चेंज किया है, वाई? पंकज ने किया है, आई थिंक साकार ने भी किया है, क्यों चेंज क्यों किया भैया आपने अपना आंसर? सर हम ना, मैं जॉइंटली दे रहा था लेकिन इंडिविजुअल आंसर देना। पहले भी आप ही दे रहे थे, अब भी आप ही दे रहे हो, तो दो आंसर क्यों? सर गलतियों से इंसान सीखता है सर। कितनी इतनी मत करो, बात है तसल्ली की, तसल्ली से आंसर दो। एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तब सीखता है आदमी। एक ही गलती बार बार करता है ना तो नहीं सीखता है, ध्यान रखना। ओके चलिए, अब सबका ऑलमोस्ट सही आ रहा है आंसर। सुनिए, पहले केस में सर मिस्टर ए को हमने दिया सर 15,000 और हमने उससे लिया 18,000, तो क्या हमने उसे कुछ दिया है एक्स्ट्रा? क्या हमने उसको कोई पेमेंट किया है? हमने कहा नेट ऑफ, नेट ऑफ मतलब दिया 15 और लिया 18, तो क्या हमने कोई पेमेंट किया उसको? नहीं, तो डिसअलाउड करने की जरूरत ही नहीं है, कोई डिसअलाउबिलिटी नहीं आएगी, जीरो है, नील, कोई डिसअलाउड नहीं होगा जब हमने उसको कुछ दिया ही नहीं। खर्चा ही तो डिसअलाउ होता है, जब आपने उसे कुछ पे ही नहीं किया तो क्या, किस बात के डिसअलाउ? आई बात समझ में? हाँ जी। दूसरे केस में हमने सिर्फ दिया उसको 30,000, लिया उससे 22,000, तो कितना दिया हमने उसको नेट? 8,000। तो डिसअलाउड कितना होगा? हाँ जी, कितना डिसअलाउड होगा? 8,000 ही होगा ना, बस। तो बताओ, फुल्ली डिसअलाउड बोल रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ कह रहे हैं इनकम है, कैसे?
चलिए एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं और ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा हमारा। इंटर की बुक में 3 क्वेश्चन है, तीनों आपको इंटर में भी करवाए हुए हैं, ठीक है, तो आप इसको जरूर ट्राई करेंगे एज ए होमवर्क। ओके, सुनिए सर, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने 6,000, 15,000 और 22,000, ये लो। इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया हमने, ठीक है, 8,000 नील और 20,000। बोलो कितना डिसलाउ, तीनों का अलग अलग। बोलते जाइए। तुषार ओके, सिद्धि समृद्धि ओके, सिद्धि ओके, अंशु ओके। और बोलिए।